So hello my dear students, this is Sachin Mishra. Today we are going to study accounting treatment of reserve accumulated profit and losses on change in PSR among existing partner. यानी कि अगर पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लेते हैं, ठीक है, अगर उस टाइम अगर कोई भी रिजर्व है, कोई भी accumulated profit है या फिर लॉस है, तो उसको हम लोग बेटा ट्रांसफर कर देते हैं, उनके ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, देन दीज reserves accumulated profit and losses are transferred to the old partner capital account और current account in their old profit sharing ratio। तो इसको हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं, कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, उनके किस रेशियो में ट्रांसफर करते हैं? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर कर देते हैं। अब बात ये आती है कि आखिर एंट्रीज वगैरह क्या बनाई जाएंगी। और एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस चैप्टर में इसके दो केसेस हैं, जब पार्टनर रिजर्व वगैरह बांटना चाह रहे हैं और जब पार्टनर रिजर्व नहीं बांटना चाह रहे हैं, वो उसका केवल नेट इफेक्ट दिखाना चाह रहे हैं, एडजस्टमेंट एंट्री पास करना चाह रहे हैं। तो जब एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे तो ओल्ड रेशियो में नहीं बांटोगे आप, फिर आप गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग में इफेक्ट दिखाओगे। अगर पॉजिटिव नेट इफेक्ट आएगा तो उस कंडीशन में गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग करोगे, और अगर नेगेटिव नेट इफेक्ट आएगा तो सैक्रिफाइसिंग डेबिट टू गेनिंग करोगे। तो ये केस हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये केस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि व्हेन पार्टनर डिसाइड टू ट्रांसफर accumulated profit and losses and reserve, जब वो बांटना चाहते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम यही केस मान के चल रहे हैं, ठीक है। और तो चलिए फिर इसमें केस 1 हम लोग लेके चलते हैं कि when partners decide to transfer reserve accumulated profits and losses, जब उन्हें बांटना है। तो जब बांटना है तो यार ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगा, क्योंकि पुराना रिजर्व है, पुराना प्रॉफिट है। सबसे पहले बात करते हैं फॉर ट्रांसफर ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। पहली एंट्री सभी को लिखनी है, फॉर ट्रांसफर ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। तो सबसे पहले रिजर्व को एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को बांटेंगे, यानी कि इन दोनों को। लॉसेस को अलग से बांटा जाएगा। मैं आपको लॉजिक बता दूं क्यों लॉसेस को अलग से बांटा जाएगा, क्योंकि जो रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होते हैं वो यार क्रेडिट बैलेंस होते हैं। कौन से बैलेंसेस होते हैं? क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं। जबकि जो लॉसेस होते हैं, लॉसेस हमेशा डेबिट बैलेंस शो करते हैं। कौन से बैलेंस होते हैं? डेबिट बैलेंस शो करते हैं। तो दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं, इसलिए दोनों की अलग अलग एंट्री ही आपको बनानी पड़ेगी। सबसे पहले हमारी बात सुनो, अगर हम रिजर्व बांट रहे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बांट रहे, मैंने आपको ऑलरेडी इतना हिंट कर दिया है कि ये क्रेडिट बैलेंसेस हैं। रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कौन से बैलेंस हैं? क्रेडिट बैलेंस हैं। जब ये बटेंगे, इसको ट्रांसफर करेंगे, आप क्लोज करेंगे, तो उनको उठा के आपको डेबिट करना पड़ेगा। कोई भी एंट्री आप अकाउंटिंग में पढ़ते हो, लॉजिक लगा के आपको ध्यान रखनी है। तो ये क्रेडिट बैलेंस हैं, जब ये बटेंगे उनको उठा के हम डेबिट कर देंगे। कोई भी रिजर्व बनी रहे, चाहे वो आपकी जनरल रिजर्व हो तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा मान लो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दी गई है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दी गई है, इसको भी डेबिट कर लेंगे। इसको शॉर्ट में हम WCR बोल देते हैं। लेकिन एक चीज और, WCR के अभी हम डीपली केसेस पढ़ेंगे, जो हमारे केसेस होंगे डिफरेंट केसेस की, इसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ क्लेम होगा, तो वो हम डीपली अभी इसके बाद कॉमन एंट्री बता दूं उसके बाद पढ़ेंगे। अभी इतना समझ लो कि हमें केवल वो पोर्शन बांटना है, एक्सेस ऑफ रिजर्व ओवर लायबिलिटी, एक्सेस ऑफ रिजर्व ओवर लायबिलिटी या फिर क्लेम। तो क्लेम, जो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के बाद का जो पोर्शन है वो पार्टनर को मिलेगा, ठीक है। जैसे 1 लाख रुपए रिजर्व है, वर्कर ने क्लेम किया 80,000, 20,000 जो बचा है वो पार्टनर को मिल जाएगा। आगे बात करते हैं इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की बात करते हैं, इसको शॉर्ट में हम IFR बोल देते हैं। तो इसको भी डेबिट करेंगे। लेकिन यार क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इसलिए बनाई जाती है कि अगर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू डिक्रीज करती है, बुक वैल्यू से कम हो जाती है, तो लॉस होगा, जो फॉल इन वैल्यू होगी जिसको हम लॉस बोलेंगे, उसको कवर अप करने के लिए इसको बनाते हैं। तो वो लॉस कवर अप करने के बाद जितना एक्सेस पोर्शन बचेगा वो केवल पार्टनर को मिलेगा। तो यहाँ पे एक्सेस ऑफ
रिजर्व ओवर फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट की जो फॉल इन वैल्यू हुई है, जो लॉस हुआ है, उस लॉस को कवर अप करने के बाद जो आएगी। अब कह दो फॉल इन वैल्यू क्या होती, तो भैया इन्वेस्टमेंट की जो बुक वैल्यू होगी और उसमें से मार्केट वैल्यू माइनस कर देंगे, यानी कि अगर उसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है तो उतनी हो जाती है फॉल इन वैल्यू, यानी कि डिक्रीज वैल्यू हो गई, तो वो लॉस को कवर अप किया जाएगा। अपना कहाँ से कवर अप किया जाएगा, IFR से कवर अप किया जाएगा। और इसके अलावा ये तो भाई मैंने सारे रिजर्व के बारे में बता दिया। अब बात करते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कौन सा होता है। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब है जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, पहले से जो P&L का प्रॉफिट दिया है वो। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जो प्रॉफिट होगा आप उसको भी डेबिट कर दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। लेकिन यार ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है और ये आप जब भी डेबिट करोगे इफ क्रेडिट बैलेंस गिवन है, अगर क्रेडिट बैलेंस गिवन होगा। देखो P&L का क्रेडिट बैलेंस है तो प्रॉफिट है, और P&L का अगर डेबिट बैलेंस है तो क्या होता है, लॉस होता है। तो आपको ध्यान रखना है क्रेडिट बैलेंस दिया है तो ही वो प्रॉफिट है। तो जो भी रिजर्व है मैंने वो सारे रिजर्व डेबिट कर दिए, जो भी प्रॉफिट है वो डेबिट कर दिया, और इसके अलावा मैं कर दूंगा यानी कि टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसकी हमें बेटा ये वाली एंट्री बनानी पड़ेगी, तो ये एंट्री सभी लोग नोट कर लेंगे। और ये ऐसी एंट्रियां हैं जो हम आज सीख रहे हैं, वो आपके आगे हर चैप्टर में आएंगी, चाहे एडमिशन पढ़ो, रिटायरमेंट पढ़ो, आप डेथ वाला चैप्टर पढ़ो, रिजोल्यूशन का चैप्टर पढ़ो, हर चैप्टर में ये मिलेंगी। इसलिए एक बार सीख लो, बार बार के लिए आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। दूसरी एंट्री हम लोग सीखते हैं for transfer of accumulated losses। अगर हम accumulated losses बांट रहे हैं या फिर जिसको deferred revenue expenditure वगैरह हैं, अगर हम उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उसका क्या होगा, एंड deferred revenue एक्सपेंडिचर अगर उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मैंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया कि लॉसेस हैं वो डेबिट बैलेंस हैं। कौन से बैलेंस हैं, डेबिट। जब वो बटेंगे उनको उठा के हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। जब भी वो अपनी जगह से हिलेंगे उनको उठा के क्रेडिट कर देंगे। तो पार्टनर्स को क्या कर देंगे, डेबिट। तो आपकी जब एंट्री बनेगी तो हम एंट्री बनाएंगे ऑल पार्टनर्स कैपिटल। हालांकि यहाँ करंट अकाउंट का भी यूज हो सकता है, और आपको पता है कि करंट अकाउंट का यूज जब होता है जब आपका फिक्स कैपिटल मेथड हो, और कैपिटल अकाउंट का यूज जब होता है जब आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हो। ठीक है, और कुछ ना लिखा हो तो आपको कैपिटल का ही यूज करना है। इसी तरीके से जब लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ऑल पार्टनर कैपिटल या फिर करंट अकाउंट डेबिट। तो आपको कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट करना है, और इसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, जो भी लॉसेस हैं उन लॉसेस को हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये जब भी आप क्रेडिट करोगे इफ डेबिट बैलेंस गिवन। कौन सा बैलेंस गिवन होगा, डेबिट बैलेंस। अगर आपको डेबिट बैलेंस गिवन है तो उसको क्रेडिट कर देंगे, वही लॉस माना जाएगा। इसके अलावा कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, ठीक है, तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं तो वो, और जैसे कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, तो उस तरीके से वो क्रेडिट हो जाएगा। तो ये बांटने की ये एंट्री होगी। तो ये दो एंट्री जल्दी से आप सीख जाओ। इसके बाद हम WCR के सारे केस बता रहे और IFR के भी हम सारे केस बताएंगे कि WCR के सारे केस किस तरीके से होंगे और IFR के जितने भी केसेस हैं वो किस तरीके से होंगे। तो जल्दी से इसको नोट करिएगा सभी लोग। चलो फिर हम लोग बात करते हैं यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और उसके डिफरेंट सिचुएशन समझते हैं कि कौन कौन सिचुएशन हो सकते हैं। सबसे पहले बात की जा रही है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की मीनिंग के बारे में। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज अ रिजर्व सेट असाइड आउट ऑफ फर्म्स प्रॉफिट। यार कोई भी रिजर्व हो वो प्रॉफिट से ही क्रिएट की जाती है, ठीक है। टू मीट पॉसिबल लायबिलिटी या फिर क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, यानी कि अगर एम्प्लॉइज का कुछ कोई क्लेम होता है, मान लो उसका एक्सीडेंट हो गया या मान लो उसकी डेथ हो गई तो फैमिली वालों ने क्लेम किया है, तो उसको अमाउंट कंपनी कहां से देगी या फर्म कहां से देगी, तो वो उसके लिए बना लेते हैं पहले से रिजर्व जिसको हम बोलते हैं WCR। अब यहाँ पे बेटा कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर डिफरेंट सिचुएशन, यहाँ पे कुछ हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो पहला केस है व्हेन क्लेम अगेंस्ट WCR डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपके चेंज हो रहे हैं या मान लो एडमिशन हो रहा है पार्टनर का या रिटायरमेंट हो रहा है या डेथ हो रहा, अगर उस टाइम कोई भी क्लेम नहीं है, कोई क्लेम ही नहीं करा वर्कर ने या उनकी फैमिली वालों ने,
तो पूरा का पूरा रिजर्व किसका, पार्टनर्स का हो जाएगा। तो ये नॉर्मली जैसे रिजर्व बांटते हैं उस तरीके से आपकी एंट्री हो जाएगी, यानी कि WCR अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल करेंट अकाउंट, टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल या फिर करेंट अकाउंट, और ये ओल्ड रेशियो में हम लोग क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो पहला ये सभी लोग नोट कर लेंगे। अब बात ये आती है कि मान लो क्लेम उसके अगेंस्ट एग्जिस्ट होता है। अब यार क्लेम की जो वैल्यू होगी वो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है, तो उसके अंदर वो चीज़ें हम लोग समझेंगे। तो सेकंड में लिखेंगे व्हेन क्लेम अगेंस्ट WCR एग्जिस्ट, जब क्लेम होता है। तो अगर क्लेम होता है तो इसके अंदर यार वो क्लेम कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। इसके पहले लिखेंगे कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज इक्वल टू व्हेन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ WCR, जब जो क्लेम है वो WCR के बराबर है, ये चीज बताई जा रही। तो क्लेम WCR के बराबर, तो 1 लाख की WCR, 1 लाख का क्लेम हो गया, तो क्या पार्टनर को लिए कुछ बचा? बिल्कुल नहीं बचा। तो इसलिए पूरा का पूरा यानी कि वो क्लेम दे दिया जाएगा, और इसके लिए हम लोग एंट्री जब बनाएंगे तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हम लोग डेबिट कर देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। और अगर आप डीके गोयल उठा के देखोगे, जो डीके गोयल में यहाँ पे लिख दिया गया टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, तो उसका कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। तो यहाँ पे प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम भी लिख सकते हो, या नॉर्मली केवल वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम लिख सकते हो। क्लेम को क्रेडिट क्यों कर रहा है? क्योंकि वो लायबिलिटी है, और लायबिलिटी जब इंक्रीज करती है तो हमेशा इसको क्या किया जाता है, क्रेडिट ही किया जाता है लायबिलिटी जब बढ़ती है। तो पहली सिचुएशन इक्वल टू की होगी। सेकेंड सिचुएशन इसके अंदर बता रहे जब क्लेम की अमाउंट कम है, तो व्हेन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज लेस देन अमाउंट ऑफ WCR, जब WCR से क्लेम कम हो, या WCR से अगर क्लेम कम है, जैसे मान लो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हुआ मान लो 80,000 और WCR की अमाउंट मान लो दी गई कितनी, 1 लाख दी गई, तो भैया 1 लाख में से 80,000 तो क्लेम के दे दिए, अब बचे हैं 20,000, वो कहाँ, वो पार्टनर्स में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो कहीं ना कहीं हमें इन दोनों को एक तरह से कंबाइन करना पड़ेगा, ये दोनों एंट्रियों को, यानी कि फिर से हम लोग क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट को डेबिट करेंगे, और जितना क्लेम हो गया है वो लिख देंगे टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, और इसके अलावा जो बचा हुआ है टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जैसे यहाँ पे क्या है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है आपकी 1 लाख जो हमने मानी है, यहाँ पे क्लेम हो गया मान लो 80,000, तो 20,000 जो पार्टनर के लिए हो जाएगा जो भी बचेगा। तो इस तरीके से ये सिचुएशन हो जाएगी अगर वर्कमैन कंपनसेशन की जो क्लेम है वो कम होता है। ठीक है, अब थर्ड सिचुएशन हम लोग लास्ट समझते हैं, जिसमें क्या लिखा हुआ है कि व्हेन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज मोर देन, जब वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम यानी कि ज़्यादा हो तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो इसमें आ जाते हैं, तो व्हेन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज मोर देन अमाउंट ऑफ WCR, जब क्लेम यार ज़्यादा हो जाए, क्लेम ज़्यादा हो जाए तो एक तरह से लॉस हो रहा। कहने का मतलब ये है कि जब वर्कमैन कंपनसेशन जो क्लेम है वो मान लो हम माने ले रहे हैं 1,20,000, ठीक है, और यहाँ पे जो WCR एग्जिस्ट है वो मान लो 1 लाख की एग्जिस्ट है। अब 20,000 ज़्यादा कहाँ से लाए, इतनी तो रिजर्व ही नहीं है, तो ये लायबिलिटी बढ़ गई। मैंने पहले ही बताया था वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम होता है वो लायबिलिटी है, और लायबिलिटी अगर बढ़ जाएगी तो
लायबिलिटी या असेट अगर बढ़ती या घटती हैं, इंक्रीज डिक्रीज करती हैं, तो वो हम यार जो लिखते हैं वो रीवैल्यूएशन में लिखते हैं। कौन से अकाउंट में लिखते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। इसलिए जो एक्सेस क्लेम है 20,000 वो लायबिलिटी इंक्रीज कर गई है, रिजर्व से भी ज्यादा, रिजर्व से भी कवर नहीं हो पा रही, तो वो रीवैल्यूएशन से हम लोग कवर करेंगे। और इस कंडीशन में 2 एंट्री बनाएंगे। 2 एंट्री देखो हमारी कौन कौन सी बनेंगी। सबसे पहला हो जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब जैसे रिजर्व हमारे पास कितनी पड़ी? 1 लाख, लेकिन जो क्लेम तो हमें क्रेडिट करना है 1,20 से, तो 20,000 जो कवर नहीं हो पा रहे हैं इससे, तो वो हम रिवैल्यूएशन से कवर करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 20,000 और 2 कर देंगे, यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट कितना लिख देंगे? 1,20,000 इस तरीके से। और एक चीज और है कि इसका जो 20,000 रुपए का जो अब तुम्हारा लॉस हो गया रिवैल्यूएशन का, इसको फिर पार्टनर को ही बियर करना पड़ेगा इनडायरेक्टली, तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे और पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे। तो हम एंट्री बनाएंगे नेक्स्ट ऑल पार्टनर्स कैपिटल, या फिर हम लोग कर देंगे करेंट अकाउंट डेबिट, और 2 कर देंगे हम लोग क्या? रीवैल्यूएशन अकाउंट, यानी कि 20,000 रुपए जो एक्स्ट्रा है वो रिवैल्यूएशन वाला वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि हम लोग बात करेंगे यानी कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में। जैसे आपने WCR की मीनिंग पढ़ी थी उसी तरीके से समझो। देखो कोई भी रिजर्व है वो प्रॉफिट से ही निकाल के रखी जाती है और कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड लॉसेस को कवर करने के लिए या फिर लाइबिलिटी को मतलब सेटल करने के लिए, ठीक है। तो इसी तरीके से जो IFR है, IFR इज अ रिजर्व सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट, ये भी प्रॉफिट से क्रिएट की जाती है टू मीट फॉल इन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट की अगर मार्केट वैल्यू कम होती है तो उसको कवर अप करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? IFR बनाते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अकाउंटिंग ऑफ IFR इज एज फॉलोज। इसकी कुछ कंडीशन दी गई हैं, जैसे WCR की कंडीशन थी। तो सबसे पहली कंडीशन है कि व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू बुक वैल्यू, जब मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू क्या हो? सेम हो। जब मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की इज इक्वल टू बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो जब मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू अगर सेम होगी तो कहने का मतलब है कि कोई लॉस नहीं हो रहा। मान लो हमने 1 लाख के इन्वेस्टमेंट खरीदे थे 2 साल पहले और आज हमने वैल्यू देखी उनकी 1 लाख ही है, तो कहने का मतलब कोई लॉस नहीं। तो अगर आपको IFR मिल जाए तो पूरी IFR उठा के हम पार्टनर को दे देंगे। तो हम एंट्री करेंगे IFR अकाउंट डेबिट, तो ये एंट्री सभी लोग लिखेंगे IFR अकाउंट डेबिट, और 2 क्या कर देंगे? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल, या फिर करेंट अकाउंट, और ये इन ओल्ड रेशियो में उनको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसमें केवल एक एंट्री आपको बनानी है कि पूरी की पूरी रिजर्व किसको मिल गई? पार्टनर को, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वैल्यू फॉल नहीं की है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड सिचुएशन की। जैसे अब क्या बता रहे हैं हम कि जब इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू यानी कम हो जाए, तो व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ investment is less than book value of इन्वेस्टमेंट। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो हमने इन्वेस्टमेंट जो परचेस किए थे वो 1 लाख के परचेस किए थे, 1 लाख के परचेस किए थे, उनकी बुक वैल्यू 1 लाख रुपए है। लेकिन आज की डेट में अगर देखा जाए तो उनकी मार्केट में वैल्यू मान लो कि ये लॉकडाउन वगैरह हो गया या है ना, तो इसके वजह से क्या हुआ कि सारी कंपनियों के शेयर की वैल्यू घट गई, डिक्रीज कर गई। तो जो हमने शेयर खरीदे थे, जहां पे हमने इन्वेस्ट किया था, उसमें वैल्यू बची मान लो उसकी 70,000, तो भाई 30,000 का हमें क्या हो गया? लॉस। तो फॉल इन वैल्यू यहाँ पे हो गई 30,000 रुपए। तो उसको हम कवर अप कहां से करेंगे? IFR से कवर अप करेंगे। तो उसमें सिचुएशन 1 होगी, सिचुएशन 1 यानी कि व्हेन फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज, व्हेन फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन IFR। जब फॉल इन वैल्यू कम हो, क्या कम है? फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन IFR। फॉल इन वैल्यू का मतलब जो लॉस हो रहा है, ठीक है। और फॉल इन वैल्यू का मतलब समझ लो कि फॉल इन वैल्यू कैसे निकलेगी, यानी कि आपको मार्केट वैल्यू में से उसकी बुक वैल्यू माइनस कर देनी है। क्या माइनस कर देनी है? बुक वैल्यू। तो पता चल जाएगा कि कितनी वैल्यू डिक्रीज की है, कितनी वैल्यू फॉल की है, कितना लॉस हुआ है, ठीक है।
तो अब यहाँ पे फॉलन वैल्यू कम है IFR से, तो हम जब एंट्री बनाएंगे, मान लो IFR हमारी 1 लाख रुपए है, तो IFR हम लोग डेबिट कर लेंगे मान लो 1 लाख रुपए से, और जितनी वैल्यू डिक्रीज हुई है वो इन्वेस्टमेंट के नाम से क्रेडिट करेंगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। जो भी फॉलन वैल्यू आएगी वो इन्वेस्टमेंट के नाम से लिखेंगे, जितनी रिजर्व बचेगी वो सारे पार्टनर में बांट दी जाएगी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल या फिर करेंट अकाउंट उनमें बांट दी जाएगी इन ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो इस तरीके से इस वाले केस की ये एंट्री हो जाएगी, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग समझते हैं सिचुएशन 2। सिचुएशन 2 में हम बता रहे हैं कि व्हेन फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू IFR, जब फॉल इन वैल्यू और IFR क्या है? बराबर है, तो पार्टनर को कुछ नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा वो IFR कहां से कवर हो जाएगा? IFR से कवर हो जाएगा। तो इसलिए इसमें जब हम लोग एंट्री बनाएंगे तो IFR को हम लोग डेबिट करेंगे, IFR अकाउंट डेबिट कर देंगे, और टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट जितनी भी वैल्यू फॉल कर रही है, तो यहाँ पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि वो IFR के बराबर है, पूरी वैल्यू उसी ने कवर कर ली है, ठीक है। अब हम इसके बाद समझते हैं इसकी सिचुएशन 3। सिचुएशन 3 में बता रहे हैं, यानी कि व्हेन फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन, अब ज्यादा हो गई वैल्यू, मोर देन IFR, आपकी इतनी ज्यादा वैल्यू फॉल कर गई कि इतनी तो हमारे पास IFR भी नहीं है। तो यहाँ पे 2 एंट्री बनेगी, जितनी वैल्यू कवर नहीं हो पा रही है उस वैल्यू को हम लोग कहाँ से कवर करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट से कवर करेंगे। तो यहाँ पे इस केस में 2 एंट्री बनाएंगे। पहली बात क्या होगी कि IFR अकाउंट डेबिट होगा, और जो एक्सेस पोर्शन है जो कवर नहीं हो पा रहा है वो रीवैल्यूएशन अकाउंट से कवर होगा, और इसके अलावा 2 हो जाएगा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट, 2 हो जाएगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट। जैसे मैं समझाऊंगा, मान लो फॉलन वैल्यू जो है, फॉलन वैल्यू मान लो यहाँ पे माने रहे हैं 30,000 है, 30,000, और जो हमें IFR की वैल्यू दी गई वो मान लो दी गई हमें केवल 20,000 दी गई बस। तो भैया IFR की जो वैल्यू है, IFR की वैल्यू 20,000 है और जो फॉलन वैल्यू है वो 30,000 है, तो 10,000 तो कवर ही नहीं हो रहे, तो वो हम कहाँ से कवर करेंगे? रीवैल्यूएशन से कवर कर लेंगे। तो इसलिए ये आपको पहली एंट्री बनानी। इसमें आपको एक और एंट्री बनानी पड़ेगी कि जो रिवैल्यूएशन का जो लॉस आ गया है इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर में। तो इसकी एंट्री हो जाएगी आपकी ऑल पार्टनर्स कैपिटल या फिर करेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये 10,000 रुपए जो लॉस आया था वो 10,000 रुपए पार्टनर को बियर करना पड़ेगा और ओल्ड रेशियो बियर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको ये 2 एंट्री बनानी पड़ेंगी इस केस में, ठीक है। अब हमारा एक लास्ट केस बचता है। यहाँ पे पहली सिचुएशन हमने लिखी थी कि जब फॉलन वैल्यू, यहाँ पे जब बताया था कि मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू बराबर है। फिर बताई थी मैंने कि जब मार्केट वैल्यू जो है वो कम है, अब हम बता रहे हैं मार्केट वैल्यू ज्यादा हो गई, बढ़ गई, तो भैया फायदा ही फायदा है, मार्केट वैल्यू बढ़ गई है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे जितनी वैल्यू आपकी इंक्रीज कर गई होगी वो सभी हम लोग कहाँ नोट कर देंगे? रीवैल्यूएशन में। कहाँ से नोट करेंगे? रीवैल्यूएशन में। तो अब वो वाली सिचुएशन हम लोग तीसरे वाले केस पे आते हैं। तो केस 3 पे हम लोग आते हैं। तो केस 3 में क्या बता रहे? व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन, जब वैल्यू ज्यादा हो जाए, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, जब मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की ज्यादा हो गई, समझ रहे? यानी कि मैं एग्जांपल दूंगा कि मान लो कि इन्वेस्टमेंट की आपकी बुक वैल्यू थी, वो मान लो बुक वैल्यू थी आपकी 1 लाख रुपए की, ठीक है। इसके बाद इनकी जो मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू मान लो हो गई है तो भाई 1,20,000, तो भैया ये तो प्रॉफिट हो गया। हमने जो 1 लाख के इन्वेस्टमेंट खरीदे थे आज उनकी वैल्यू 1,20 हो गई, कहने का मतलब 20,000 बढ़ गई, तो फायदा है। और IFR भी आपको दिया गया है, IFR कितनी भी वैल्यू मान लो 50,000 का दिया गया। तो यहाँ पे बेटा देखो 3 एंट्री बनाएंगे। अब 3 एंट्री कौन सी बनाएंगे उनको आप समझिएगा। देखो पहली एंट्री तो ये बनेगी कि IFR पूरी पार्टनर को मिल जाएगी, क्योंकि
कोई लॉस ही नहीं है। तो IFR पूरी पार्टनर को मिल गई, तो 50,000 रुपए जो है वो आप पार्टनर्स को पूरे डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे उनके ओल्ड PSR में। अब बात ये आती है कि यार इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 20,000 बढ़ गई, तो अगर इन्वेस्टमेंट एक असेट है, अगर असेट की वैल्यू अगर तुम्हारी इंक्रीज करती है तो उस कंडीशन में हमें प्रॉफिट होता है, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में नोट करेंगे उसको। कहां पे नोट करेंगे? रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में नोट करेंगे। तो जब हम एंट्री बनाएंगे, दूसरी एंट्री, पहली एंट्री ये हो गई, दूसरी एंट्री जब बनेगी हमारी तो यहाँ पे हम दूसरी एंट्री बनाएंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कर देंगे हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। जितनी वैल्यू बढ़ी है, जैसे यहाँ पे 1 लाख थी, अब 1,20,000 हो गई, तो कितनी वैल्यू बढ़ गई आपकी? 20,000। तो 20,000 रुपए आप यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कहाँ पे जाएगी? रीवैल्यूएशन में। अब तीसरी एंट्री आपको क्या करनी है कि अब जो रीवैल्यूएशन का आपका जो प्रॉफिट है वो आप पार्टनर्स में और डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो तीसरी एंट्री आपको एक और बनानी पड़ेगी, और वो एंट्री हम बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसको जस्ट अपोजिट कर दो कि ये क्रेडिट है, यहाँ पे डेबिट कर दो, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे हो जाएगा टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल, या फिर हम लोग क्या कर देंगे इसमें करंट अकाउंट। और किस रेशियो में करेंगे? तो ये ओल्ड रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इस तरीके से हमारी ये नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी, ठीक है। तो आपके इतने सारे इसमें केसेस होते हैं, तो जो भी बेटा आपके रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस से रिलेटेड जितने भी केस थे मैंने सारे डिस्कस कर दिए, और ये आपके सारे चैप्टर में आपको यही एंट्री दोबारा पढ़नी पड़ेंगी, चाहे वो चेंज इन PSR हो, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, चाहे डिसोल्यूशन हो। इसलिए एक बार में आप लर्न कर लो, रट लो इनको, बाकी में किसी में डाउट नहीं रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।